Hello, all of you, and today we'll continue with our hike program, which is the Hindu Yojana Kurukshetra and the Indian Express. And we are discussing one or two topics in this hike program daily. Right? So, today we have two topics from Yojana magazine, and that particular Yojana magazine is from the month of May. That is May month's Yojana. ठीक है? So, Yojana from May 2019. These two topics I'm taking today are relevantly very important for the GS mains exam as well as your prelims exam. First of all, the topic which is I'm taking is energy efficiency, which is important for GS paper 3, that is economic development and related to economics. Part of it will be important for PT also. Some of the facts which are given in the topic are important for your prelims also. So few facts I will discuss which might be relevant for prelims. Okay, so otherwise this is important for GS paper 3. तो अभी start करते हैं. First topic is energy efficiency. एनर्जी एफिशिएंसी ये मैंने मई 2019 की योजना से उठाया था और दो आर्टिकल्स थे, दोनों को मैंने मर्ज किया है और जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो मैंने निकाल के यहाँ पे रखा है. ठीक है, तो first, energy efficiency, why it is important. So let's write the introduction of the energy efficiency. Massive scale and demand for energy has increased. So especially in India, there is massive scale demand for energy, and that is because the growing population. Okay? As the conventional sources of energy are reducing, renewable sources को बनने में टाइम लगता है, डेवलपिंग में उसके टाइम लग रहा है काफी रिन्यूएबल सोर्सेज के डेवलपमेंट में. दोज आर एनर्जी एफिशिएंट बट नॉट इकोनॉमिकली वेरी एफिशिएंट, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल सोर्सेज नहीं है. तो इसीलिए जो लैग है इन दोनों चीजों में, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के यूज को खत्म होने में और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के डेवलप होने में जो टाइम गैप है, उसी में हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी इनएफिशिएंट एनवायरनमेंट बन रहा है, राइट, दैट इज द कॉज ऑफ लूजिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया. ठीक है, लॉट ऑफ आवर एनर्जी इज नॉट सस्टेनेबल. हमारा जो एनर्जी अगर हम देखें, लॉट ऑफ फ्यूल वी इंपोर्ट, हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट वी ऑलमोस्ट इंपोर्ट दैट. तो इस पूरे रीजन में हम एनर्जी एफिशिएंट नहीं है. ठीक है, तो improving energy efficiency at all levels of energy spectrum is cost effective and quick solution to address this problem. तो किस तरह से आप एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया है. दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इट्स एसेंशियल फॉर इंडिया, इसीलिए ये मेंस में पूछ सकता है. तो इसके ऑल द एस्पेक्ट्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए, ज्यादातर जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं एनर्जी एफिशिएंसी के. तो कैसे जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो उतना भी रिसोर्सेज है एनर्जी का, उसको कैसे आप एफिशिएंट बनाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन. तो आप कैसे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करेंगे वो बात की बात है. ठीक है, अभी जो है आपके पास जो कन्वेंशनल एनर्जी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो आपकी पावर हो जिसमें आपका क्रूड ऑयल आता है, जिसमें आपका कोल आता है, जिसमें आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है, ये सारे जो कन्वेंशनल एनर्जीज आपके पास अभी हैं, उनमें आप एफिशिएंसी कैसे लाने वाले हैं, उनको यूज करने में कैसे एफिशिएंसी लाने वाले हैं, कैसे उसका यूज कम करने वाले हैं. ठीक है, ये होती है एनर्जी एफिशिएंसी, ना कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज. तो एनर्जी एफिशिएंसी का अगर क्वेश्चन आता है या सस्टेनेबल एनर्जी यूज का क्वेश्चन आता है, तो आप पहले ये देखेंगे कि जो एनर्जी एफिशिएंसी का क्वेश्चन होगा उसमें यू डोंट हैव टू राइट टू मच अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी और किस तरह से आप कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जाएंगे, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है. बट एनर्जी एफिशिएंसी में आपको ये देखना होगा कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उनको आप कैसे बेटर या एफिशिएंट बनाएंगे, राइट. तो दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी. नाउ दिस इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी बोलते हैं इसको. अंडर क्योटो प्रोटोकॉल हमने डिसाइड किया था कि हम 2005 में जो हमारा जीडीपी का जितना हिस्सा था, 2005 में जितना जीडीपी का हिस्सा हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी का यूज कर रहे थे, ठीक है, उससे हम 30 टू 35% नीचे लेके आएंगे. कब तक? 2030 तक. सो ये स्टेटमेंट समझ में आनी जरूरी है.
2005 में जितना कन्वेंशनल एनर्जी हम अपने जीडीपी का यूज कर रहे थे, राइट? अपने जीडीपी का जितना पोर्शन हम कन्वेंशनल एनर्जी पे स्पेंड कर रहे थे, उसको 2030 तक हमको 33 से 35%, 33 टू 35% नीचे लेके आना है, ठीक है? तो हमें 2005 को रेफरेंस पॉइंट मानकर उस साल के जो कन्वेंशनल एनर्जी के यूजेस थे ऑफ जीडीपी, उसको 30 टू 35% नीचे लेके आना है। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एज अ फैक्चुअल पॉइंट फॉर मेंस आंसर, ठीक है? नेक्स्ट, तो 3 हमने सेक्टर्स चुने हैं इसके लिए। 3 सेक्टर्स हैव बीन चोजन फॉर इंश्योरिंग इंक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी। 3 सेक्टर्स कौन-कौन से हैं? पहला सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा है रियल एस्टेट और तीसरा है कंज्यूमर अप्लायंसेस। तो इन तीनों सेक्टर्स में हम मैक्सिमम कन्वेंशनल एनर्जी का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वेंशनल एनर्जी का यूज होता है इंडस्ट्रीज में, दूसरा रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा यूज होता है और तीसरा होता है कंज्यूमर अप्लायंसेस में, ठीक है? तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, राइट? तो first of all, your industrial sector. Now, what about industrial sector? Okay. Now, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर है, जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है। बहुत, अगर एनर्जी एफिशिएंट आप यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डलने वाला है, ठीक है? देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, ठीक है? एंड टू बेसिकली टू स्कीम्स आर देयर, जिसमें एक स्कीम हम पहले बात करेंगे और दूसरी स्कीम रियल एस्टेट सेक्टर में है। तो एक स्कीम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, which is working under National Mission for Energy and for Enhanced Energy Efficiency, NMEE, ठीक है? नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर में एक स्कीम काम कर रही है, विच इज पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमारे देश के अंदर एक एजेंसी है जो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम करता है, चाहे वो स्टार रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस हो, चाहे वो नॉर्म्स ले डाउन करना है कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस कैसे होंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स जो है एनर्जी एफिशिएंट कैसे होंगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एनर्जी एफिशिएंट कैसे होगा। तो ये सारे नॉर्म्स जो हैं वो बनाता कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो वही इंप्लीमेंट कर रहा है प्रोग्राम व्हिच इज परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, and it is under the mission national mission for enhanced energy efficiency, right? So ये आपको याद रखना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैट काम करता है, ठीक है? देन वी कम टू रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में सेम बीईई, हमारा जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो फेज्ड अप्रोच अपनाता है। फेज्ड अप्रोच इंपॉर्टेंट है। तो फेज्ड अप्रोच का मतलब होता है पुराने जो तरीके हैं बिल्डिंग्स बनाने के या कंस्ट्रक्शन करने के, उनको धीरे-धीरे फेज आउट किया जाएगा और धीरे-धीरे नए-नए तरीके अपनाए जाएँगे व्हिच आर मोर एनर्जी एफिशिएंट। तो फेज्ड आउट का मतलब होता है एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ द कंट्री इज़ स्टिल a large population in the country is homeless, ठीक है? तो आपको, जैसे हमारी मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें अगर आप सोचे कि हमको एनर्जी एफिशिएंट होम्स बनाने हैं तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव मेथड। तो उसमें जाने की बजाय आप इसको फेज आउट मैनर में कर सकते हैं, यानी पहले जो हाई एंड बिल्डिंग्स हैं, जो हाई एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या मॉल्स हैं या फिर लार्ज स्केल डोमेस्टिक बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे अकोमोडेशन रेजिडेंसेस होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बंगलोज हैं, फार्म फार्म हाउसेज हैं, पहले वहां पर एनर्जी एफिशिएंसी का यूज किया जाए, देन जो लो इनकम ग्रुप हाउसिंग है उसमें जाया जाए, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड फेजिंग आउट अप्रोच फॉर डेवलपिंग एन एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर द रेजिडेंशियल सेक्टर। नाउ दिस एनर्जी कंजर्वेशन कोड हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, ठीक है? तो ये एक बार यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है? तो द आइडिया इज टू क्रिएट सिंपल एंड इम्प्लीमेंटेबल कोड फोकसिंग बिल्डिंग एनवेलप, ठीक है? तो ये जो आइडिया है बीडबलई का, उसके जो आइडिया है दैट इज बिल्डिंग एनवेलप। अब ये बिल्डिंग एनवेलप क्या होता है? तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्डिंग एनवेलप आपको थोड़ा सा गूगल वगैरह पे कंफ्यूजिंग लगेगा। बहुत ही आसान समझने का तरीका है जो मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। सिंपल एक एनवेलप तैयार करते हैं एक बिल्डिंग के लिए। एनवेलप का मतलब वो जो बिल्डिंग है
उसको आप किस तरह से गर्मियों के लिए एनर्जी एफिशिएंट बनाएँगे और किस तरह से उसको सर्दियों के लिए एनर्जी एफिशिएंट बनाएँगे, ठीक है? सो वो सारे एलिमेंट्स का ग्रुपिंग जो एक बिल्डिंग को हर मौसम के लिए एनर्जी एफिशिएंट बनाता है, दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग एनवेलप, ठीक है? तभी उस बिल्डिंग में आप कौन-कौन से एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्लेज़्ड विंडोज़ जो रिफ्लेक्टिंग विंडोज़ होती हैं, जिनके ऊपर अगर सनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे कूलिंग हो सकती है रूम्स के अंदर। तो वो भी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एयर कंडीशनिंग के कॉस्ट को कम करता है, ठीक है? तो ये सारे एलिमेंट्स, फिर उसके बाद आपकी हैच्ड रूफ आजकल यूज़ हो रही है, जहाँ पर एस्बेस्टस रूफ में यूज़ होता है, एस्बेस्टस की प्लेट्स यूज़ होती हैं रूफ में, जो कि एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, जो कि बहुत सारा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और जहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत है, हिली एरियाज़ में जहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है? तो बिल्डिंग में हीटर्स की और वार्मर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंसुलेशन वहाँ से मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अगर आप बात करें तो हिली एरियाज़ में आपने देखा होगा कि प्लैंक्ड और इंक्लाइंड रूफ मिलती हैं, जिससे कि पानी नहीं ठहरता है और बर्फ नहीं ठहरती है, ठीक है? तो वो भी एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड कराता है। अगर बहुत ज़्यादा कहीं बरसात होती है, तो अगर आप इंक्लाइंड रूफ्स यूज़ करते हैं, तो उसको वो भी एनर्जी एफिशिएंट होंगी। तो ये सारे एलिमेंट्स एक तरह से, इन एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, वो कहलाता है बिल्डिंग एनवेलप, ठीक है? So the building envelope is all of the elements of the outer shell that maintains dry, heated or cooled indoor environment and facilitate its climate control. Building envelope design is a specialized area of architectural and engineering practice that draws from all areas of building science and indoor climate control. ठीक है, indoor climate control इसमें डे लाइट सेविंग भी आता है। डे लाइटिंग कैसे आप कर सकते हैं, मतलब दिन के टाइम में घर के अंदर आपको लाइट न जलानी पड़े, उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन में आप विंडोज दीजिए, तो वो भी आर्किटेक्चरिंग का एक पार्ट है। ये सारी चीजें आपको आपके घर को एनर्जी एफिशिएंट बना सकती है, राइट? सो बिल्डिंग एनवेलप जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर समझना जरूरी था, जिसके लिए मैंने इसको डाला था यहाँ पे। Now, the design of the building envelope will have a direct impact on, first of all, जो ये बिल्डिंग एनवेलप का डिजाइन है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? पहली चीज तो हीट कंडक्शन पे, ठीक है? हीट कंडक्शन थ्रू द रूफ, ओपेक वॉल्स, ग्लेज्ड विंडोज जो मैंने आपको बताया। ओपेक वॉल्स बेसिकली जहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा जो ग्लासी वॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से हीटिंग होती है बिल्डिंग की। तो ये उन एरियाज के लिए जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर आपको ओपेक वॉल्स की जरूरत पड़ेगी। भले ही वो ग्लास की वॉल्स हैं, पर आप उनको ओपेक बनाइए, ठीक है? ताकि हीट जो लाइट है वो पास ना कर सके। सेकेंड इज सोलर रेडिएशन गेन्स थ्रू ग्लेज्ड विंडोज, ठीक है? तो जो सोलर रेडिएशन के गेन्स है, दो तरह की सोलर रेडिएशन गेन्स हो सकते हैं, सॉरी ग्लेज्ड विंडोज दो तरह के हो सकते हैं, एक तो रिफ्लेक्टर होते हैं और एक एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा सा भी ट्रांसलूसेंट छोड़ रहे हैं विंडो को, तो वो एब्जॉर्ब करेगी, वो जो कमरा है उसको हीट अप करेगी। और अगर आप उसको उसका जो इनर लाइनिंग है, अगर उसको आप रिफ्लेक्टर बना रहे हैं, तो फिर वो कूलिंग करेगी कमरे का, तो वो सारा का सारा सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है? और अगर आप ट्रांसलूसेंट छोड़ रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, राइट? तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तीसरा है नेचुरल वेंटिलेशन, अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन दे रहे हैं, तो उससे आपका एयर कंडीशनिंग का खर्चा बचता है। एंड नेक्स्ट इज डे लाइटिंग, ऑब्वियसली दिन में आपको लाइट की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन में विंडोज या वेंटिलेटर्स या इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, ताकि बाहर से सनलाइट अंदर आ सके, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। इफ यू गेट अ क्वेश्चन, तो आप ये पॉइंट्स याद रखना, बिकॉज आंसर लिखने के टाइम पे हम पॉइंट्स भूल जाते हैं। नेक्स्ट, द रियल एस्टेट सेक्टर कंज्यूम 30% से ऊपर हमारे टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन होता है वो रियल एस्टेट सेक्टर में होता है, ठीक है? सेकंड, इट इज ओनली सेकंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद ये सेक्टर आता है रियल एस्टेट, जहां पर एनर्जी कंजप्शन बहुत आए हैं, ठीक है? The building envelope thus will impact both thermal comfort as well as electricity used for space conditioning, ठीक है? अभी इस रियल एस्टेट के लिए हमारे बीईई ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, दो प्रोग्राम्स बनाए हैं। पहला है इको समिता और दूसरा है लेबलिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट होम। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी, ठीक है? इको समिता या इको निवास समिता भी बोलते हैं इसको, 2018 का प्रोग्राम है, ठीक है? तो इको समिता क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है?
एंड लेबलिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट होम्स। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट होम्स की लेबलिंग भी शुरू की गई है अंडर अर्बन लोकल बॉडीज। हम देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले देखते हैं इको संहिता क्या है। ठीक है, इको निवास संहिता भी बोलते हैं इसको, जिसमें सबसे पहले रखा गया है पार्ट 1 में बिल्डिंग एनवेलप। बिल्डिंग एनवेलप मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये क्या है, इसमें स्टैंडर्ड्स टू एमिट हीट गेन्स फॉर कूलिंग डोमिनेटेड क्लाइमेट्स, यानी जहां पर जो कूलिंग जहां पर ज्यादा है, जो कोल्ड क्लाइमेट्स हैं उनके लिए हीटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम, हीटिंग गेन्स के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम बिल्डिंग में लगाया जाएगा, यानी जो ठंडे एरियाज हैं वहां पर किस तरह से आप घर को और हीट अप कर सकते हैं। साउंड यूज ऑफ सनलाइट एंड इंसुलेशन एट होम्स, रूफ में किस तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड कराएंगे तो उससे घर गर्म रहे और हीटर्स की जरूरत कम हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज तो वो। और दूसरी है लिमिट हीट लॉस, जहां पर हीट डोमिनेटिंग क्लाइमेट्स है, यहाँ पे गर्म एरियाज है जहाँ पे गर्म क्लाइमेट रहता है, वहां पे हीट लॉस को लिमिट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका घर है वो धीरे धीरे उसमें जो कंडीशनिंग है, जो एयर कंडीशनिंग है उसकी जरूरत कम हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आप नेचुरल वेंटिलेशन और डे लाइटिंग को भी महत्व देंगे। ठीक है, ताकि हवा आती रहे और एक सफोकेशन ना हो घर के अंदर। थर्ड थिंग इज कोड इज एप्लीकेबल टू ऑल रेजिडेंशियल यूज बिल्डिंग बिल्ट ऑन प्लॉट एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। ये सारे जो रूल्स हैं ये दोनों इको निवास संहिता के, ये 500 मीटर स्क्वायर से ऊपर के जो एरिया में बिल्डिंग्स बनी होती हैं उस पर लागू होते हैं फिलहाल। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज, यानी जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज या कॉर्पोरेशंस हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो अपने अपने बिल्डिंग बायलॉज जो बनाती हैं, ठीक है, उसमें इस रूल को डालेंगी, इन सारे रूल्स को डालेंगी विच आर प्रिपेयर्ड बाय इको निवास संहिता। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीटी के लिए अगर आप देख लें तो। This strategy enables most of the new urban housing stock to brought into the net, जो ऑलरेडी बने हुए नए जो घर हैं उसमें भी ये रूल लागू होगा। ठीक है, और अ, वो भी एनर्जी एफिशिएंसी का फायदा उठाएं, ये इस इको निवास संहिता का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो अब घर बनेंगे वो, बट जो अभी अभी बने भी हैं उसको भी इसमें लाया जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज लेबलिंग प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंट होम्स। तो एनर्जी एफिशिएंट होम्स को आप कैसे लेबल करेंगे? राइट, तो to enable consumer to compare building performance from sustainable energy point of view, तो इसमें एक मैं आपको एक प्रोग्राम बता देता हूँ, एक एक स्कीम है। स्कीम तो नहीं बट ऐसे है कि जितनी भी नए बिल्डर्स हैं जो अपने अपार्टमेंट्स या अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, वहां पर वो सारे के सारे बिल्डर्स अपना जो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर सेल पर्पसेस और मार्केटिंग, वहां पर वो एनर्जी एफिशिएंसी होम्स की जो टैग है, जो या उनको जो सर्टिफिकेशन मिला है उसको जरूर डिस्प्ले करेंगे, सो दैट द कंज्यूमर मस्ट नो कि क्या ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में बने हुए जो घर हैं, जो फ्लैट्स हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं है। सो द बिल्डर विल हैव टू गेट दिस एनर्जी एफिशिएंट सर्टिफिकेट or this labeling of energy efficiency from the urban local body and has to display this on the marketing forms or the prospectus of their projects। ठीक है, तो ये एक important इसमें है। ठीक है, so builder educating consumer, right? नेक्स्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेबलिंग स्कीम इन इम्पोर्ट्स। तो जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी, चाहे वो अप्लायंसेस हो चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो, उस सभी पे कॉम्प्रिहेंसिव लेबलिंग स्कीम होनी चाहिए। जैसे फाइबर ग्लासेस, फाइबर विंडोज, बहुत तरह की नई टेक्नोलॉजी की विंडोज हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना वगैरह से, तो उसके ऊपर भी एनर्जी एफिशिएंसी लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोज्ड लेबलिंग प्रोग्राम इज मेंशन बिलो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जब भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स फॉर ईई होम्स, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडिया, टू अचीव द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स एंड मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी इन द हाउसिंग सेक्टर। तो ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी लेबलिंग स्कीम का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो एनडीसी टारगेट को अचीव करना है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी लानी है, बिकॉज हमारे देश में एनर्जी ऑलरेडी हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम है, हम इम्पोर्ट करते हैं बहुत सारा इसमें। और ईई होम्स जो है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, कंज्यूमर तक पास ऑन कर पाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर अप्लायंसेस, तीसरा जो था हमारा आफ्टर इंडस्ट्री एंड रियल एस्टेट, थर्ड वाज कंज्यूमर अप्लायंसेस। नाउ व्हाट अबाउट कंज्यूमर अप्लायंसेस, मैंने छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, राइट, बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है मैंने। तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ इतना दिखाया हुआ है कि कितने परसेंटेज ऑफ अप्लायंसेस में आप स्टार रेटिंग या एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग करते हैं। तो 18% ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेस, सबसे ज़्यादा हीटिंग एंड कूलिंग में और ऑडियो विजुअल अप्लायंसेस में आप स्टार रेटिंग या एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है 18% ऑडियो विजुअल और हीटिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेस, इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आते हैं, इसमें एयर एग्जॉस्ट सिस्टम्स आते हैं, इंडस्ट्रियल कंडीशनिंग सिस्टम्स आते हैं, तो वो सारे चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। उसके बाद ऑडियो विजुअल में आपका टेलीविज़न है, स्क्रीन्स हैं, मॉनिटर्स हैं, ठीक है, एलईडी वॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग के लिए जो वॉल्स यूज़ की जाती हैं, वो भी इसमें आती हैं, ठीक है। देन स्पीकर्स और स्टीरियो सिस्टम्स, ये सारा इसमें आता है। नेक्स्ट 17% हॉट वाटर सिस्टम्स, इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक यूज के लिए बॉयलर्स वगैरह, जहां पर एनर्जी एफिशिएंसी और स्टार रेटिंग की जाती है। फिर रेफ्रिजरेशन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, अब तो वॉशिंग मशीन्स में भी आ गया है, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स और माइक्रोवेव ओवंस पे भी स्टार रेटिंग दी जा रही है, तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है। लाइटिंग, लॉन्ड्री एंड अदर्स, 11% लाइटिंग यानी बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स वगैरह, और भी लाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं एलईडीज में। उसके बाद 10% लॉन्ड्री एंड अदर्स, इसमें वॉशिंग मशीन इसी साल मतलब 2019 में इंक्लूड किया गया है, वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। तो स्टार रेटिंग अब वॉशिंग मशीन्स में भी की जाएगी और माइक्रोवेव ओवंस में भी की जाएगी, ठीक है। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें सारी याद करने की जरूरत नहीं है, जो नई नई इंक्लूडेड है उनको आप देख लेना, ये वॉशिंग मशीन्स और माइक्रोवेव ओवंस है। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे सामान है जिसपे स्टार रेटिंग होती है, और यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है, उसने पूरा लिस्ट दिया था सामानों का, ऑल दी गुड्स वर गिवन, और उसमें पूछा था कि कौन कौन से सामानों पर आपका स्टार रेटिंग होता है। ओके, ना उसके बाद कुकिंग है जिसमें माइक्रोवेव ओवंस आएंगे, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वे फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे आंसर में जो आप डालने हैं, आपको डालने हैं। तो कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला, टू सीक एनर्जी एफिशिएंसी लेवल, कस्टमर शैल डिमांड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल व्हिच इन टर्न वुड गिव इनफ इम्पीटस टू सप्लायर्स टू प्रोड्यूस द सेम, यानी डिमांड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स की होनी चाहिए। जब कंज्यूमर डिमांड करेगा, उसके बाद ही जो बिल्डर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो पहला जो सोल्यूशन है सारे चैलेंजेस का, वो ये है कि कस्टमर खुद डिमांड करे, जब तक वो डिमांड नहीं करता तब तक बिल्डर्स इस चीज के लिए आगे नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबलिंग मैकेनिज्म, द हाउसिंग वैल्यू चेन वुड एनकरेज एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोफेशनल्स टू एक्सपेडाइट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेजिडेंशियल लेबलिंग ग्रांटिंग। तो ये एक अलग ब्रांच ऑफ आर्किटेक्चर निकल के आएगा, या फिर कहे कि अलग ब्रांच ऑफ सर्टिफिकेशन निकल कर आएगा, जिसमें ऐसे लोगों को हायर किया जाएगा, ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा जो कि एनर्जी एफिशिएंट लेबलिंग करेंगे और उस लेबलिंग को इंस्पेक्ट भी करेंगे, राइट। तो दिस विल गिव एम्प्लॉयमेंट, ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया इन ऑलरेडी हाईली एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर। ये एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो ऐसे सेक्टर में है जो ऑलरेडी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट देता है, दैट इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसमें एक नया एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू जनरेट होगा, विच विल बी ऑफ पर्संस और टेक्नीशियंस जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बिल्डर्स को गाइड करेंगे, आर्किटेक्ट्स को, इंजीनियर्स को गाइड करेंगे, और उसके बाद ये जो है, ये प्रोसेस जो है एक तरह से सप्लाई चेन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। थर्ड वन, इट विल आल्सो मोटिवेट मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स टू इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है। तो डिमांड बढ़ेगी तो मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स भी आगे आएंगे, और इस तरह के मटेरियल्स की प्रोडक्शन शुरू होगी, एक अलग वैल्यू चेन स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें लॉजिस्टिक्स को भी सपोर्ट दिया जाएगा, लॉजिस्टिक्स भी काम करेंगे, तो एक ओवरऑल सप्लाई डिमांड का चेन बन जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, जॉब्स, ये सारी चीजें क्रिएट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबलिंग मैकेनिज्म शैल कॉज रिडक्शन इन एनर्जी बिल्स, एनर्जी बिल्स रिडक्शन होगा लेबलिंग मैकेनिज्म से, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कस्टमर को
अवेयर करना शुरू करें, एजुकेट करना शुरू करें। तो सरकार के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरह से कंज़्यूमर को एक अवेयरनेस का एनवायरनमेंट दिया जाए और कस्टमर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर को कई बार पता ही नहीं होता है कि एनर्जी एफिशिएंट भी कोई चीज़ होती है अप्लायंस खरीदते वक़्त या बिल्डिंग्स लेते वक़्त या घर खरीदते वक़्त। तो वहाँ पर कस्टमर एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस विल एम्पावर इंडिविजुअल्स विद ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम, राइट? तो एक तरह से एनर्जी बिल्स कम आते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, यानी एक्सपेंडिचर करने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है आउट ऑफ योर पर्सनल इनकम, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम, और उस इनकम को आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी उससे फायदे उठा सकते हैं, राइट? दिस इज इट। Next one, it helps the nation in working towards fulfillment of Global Sustainable Development Goal number 7। SDG यानी Sustainable Development Goal का गोल नंबर 7 है, which is affordable and clean energy। तो आपका देश वो भी पूरा कर पाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये एनर्जी एफिशिएंसी हो, सस्टेनेबल एनर्जी एफिशिएंसी हो या सस्टेनेबल एनर्जी यूज हो, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप वे फॉरवर्ड्स में ये वाले 5 पॉइंट्स डाल देना और कुछ-कुछ ये याद भी रहेंगे आपको और एक वाइड डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? सो ये था आपका एनर्जी एफिशिएंसी वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आज फिर से योजना से ही उठाया है, दिस इज ई-वेस्ट मैनेजमेंट। सेम योजना ऑफ मई 2019 की योजना, ठीक है? नाउ ई-वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, मैंने सारे तो नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट लगे वही लिए। The electronic industry is the world largest and fastest growing manufacturing industry। तो पहला पॉइंट नोट करने वाला ये है, whenever you provide the introduction to your answer, so these kind of facts will give you a little impetus in getting more marks। नेक्स्ट इज रिप्लेस देयर हाउसहोल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विद न्यूअर मॉडल्स, यानी जो पुराने हाउसहोल्ड आइटम्स हैं, ज्यादातर कंज्यूमर्स की, जो आज की डेट में मॉडर्न कंज्यूमर है, उसकी ज्यादातर डिमांड यही होती है कि पुरानी, जैसे जैसे पुराना होता है आइटम या उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, वो नई टेक्नोलॉजी खरीदने की कोशिश करता है और अपने पुराने आइटम्स को नए से रिप्लेस करने की कोशिश करता है, ठीक है? And the net effect is higher rate of obsolescence, which is lead into grow big piles of e-waste, so which leads into growing big piles of e-waste। तो ये जो पुराना आइटम्स को रिप्लेस करके आप नया आइटम लाते हैं और बहुत जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है, जिसकी वजह से एक बड़ा जो पुराना सामान होता है उसका बड़ा सा पाइल या बहुत सारा सामान आपके घरों में इकट्ठा हो जाता है, मोबाइल फोन स्पेशली। तो पुराने मोबाइल फोन हम लोग फेंकते नहीं है, नए आ जाते हैं, तो उससे एक कचरा इकट्ठा होता है ई वेस्ट का, ठीक है? नाउ दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज की हाइलाइट्स ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई वेस्ट जो है वो खुद में ऐसा कोई वेस्ट नहीं है, ठीक है? ई वेस्ट के जो अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे आपके एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो डायोड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड हो या इलेक्ट्रिकल वायर्स हो, कॉपर हो जिसके अंदर होता है कॉपर, या फाइबर शीट्स हो या आईसी शीट्स हो, वो सारी की सारी जब रिसाइकल होने जाती हैं और जब रिसाइकल होकर वो फेंक दी जाती हैं या वेस्ट में आ जाती हैं, तो फिर वो ई वेस्ट बनता है। तो एज अ डिवाइस या कोई अप्लायंस एज सच ई वेस्ट नहीं होता है, ठीक है? Electronic waste, e-waste comprises waste electronics, electrical goods that are not fit for the originally intended use or have reached their end of life। ठीक है? अभी इसमें सारे आइटम्स हैं, सीडी प्रिंटर, स्कैनर्स, कॉपियर्स, बैटरी सेल्स, रेडियो, टीवी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। एंड वाइट गुड्स भी हैं इसमें। वाइट गुड्स बोलते हैं रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स। तो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स को ई वेस्ट नहीं माना गया है, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। दिस पर्टिकुलर थिंग यू शुड रिमेंबर। ई वेस्ट में रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज इनका हर पार्ट रिसाइकेबल होता है, हर पार्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं आप। जो इसमें मेन कंपोनेंट होता है वो कंप्रेसर होता है, दोनों में ही, रेफ्रिजरेटर्स में भी और एयर कंडीशनिंग में ही। बस चीजें जो पुरानी हो जाती हैं वो है इनकी एनर्जी एफिशिएंसी। हर रेफ्रिजरेटर और हर पुराना एयर कंडीशनर एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए लोग शायद इनको अभी चेंज कर रहे हैं टू गेट मोर एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, ठीक है? पर इनको आपके यहाँ पर अभी हमने ई वेस्ट में नहीं डाला है, ये ई वेस्ट में नहीं आता है, ठीक है? These gadgets and equipments contain hazardous constituents, although e-waste itself is not harmful। So e-waste खुद में harmful नहीं है। E-waste contains valuable materials such as copper, silver, gold, platinum, which could be processed for their recovery। When such wastes are dismantled and processed,
since it is only at this stage they possess hazard to health and environment. तो खुद में कोई भी सामान ई वेस्ट नहीं होता है, उसके अंदर से निकला कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारी चीजें जो हैं, जब उनको रिकवर करने के लिए हम जाते हैं और ये सारा हम तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को तोड़ते हैं उन सारी एसेंशियल्स को रिकवर करने के लिए। अब जो वेस्ट मटेरियल बचता है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वो सारा कहलाता है ई वेस्ट, राइट? तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है? सो उसके बाद अभी हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहली तो चीज़ जो वेस्ट मटीरियल है उसको हम रिसाइकिल कर पाएँ, यानी जो अभी डिसमेंटलिंग करने के बाद जो हमें मिला है वो हम रिसाइकिल कर पाएँ। दूसरी हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोसेस है रिसाइक्लिंग का, उसको हम एनर्जी एफिशिएंट बना पाएँ, ठीक है? तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने रिसाइकिल कर दिया और हमको जो मिला वो एक फाइनली यूजेबल गुड्स मिल गए हैं। बट जिस प्रोसेस से हमने रिसाइकिल करा है वो भी एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है? उस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हेवी मेटल्स सच एज़ लेड, बेरियम एंड कैडमियम contained in some electronic and electrical goods can be harmful to health if they enter the water system, ठीक है? रेस्पिरेटरी और नर्वस डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये लेड, बेरियम, कैडमियम। नेक्स्ट, इंडिया ऑन ई वेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इंडिया ऑन ई वेस्ट, सबसे पहला जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो है इनफॉर्मल सेक्टर का। हमारे यहाँ जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग हो रही है वो अभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुई है, वो अभी भी इनफॉर्मल सिस्टम, यानी जो हमारे घर के आसपास या गली मोहल्ले में जो कबाड़े लेने आते हैं, कबाड़ी वाले होते हैं, वो अपने पास से इकट्ठा करते हैं सारा ई वेस्ट और जितना भी वेस्ट होता है नॉर्मली, पेपर और ये सब, तो वो ई वेस्ट भी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो जो लोकल रिसाइकलिंग एजेंट्स होते हैं, जो छोटे-छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके पास लेके जाते हैं। वो जनरली नॉर्म्स का ध्यान रखते नहीं है, ना ही उनके पास एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होती है रिसाइकलिंग के लिए और वो रिसाइकिल करके या फिर थोड़ा बहुत उसको रिपेयर करके आगे बेच देते हैं कंपनीज को। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ रिसाइकलिंग का, ठीक है? Recycling of e-waste is almost entirely left to the informal sector, which does not have adequate means to handle either the increasing quantities of certain processes, leading to the intolerable risk for human health and environment, ठीक है? So ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट इज पहला लॉ जो हमारा इंडिया में पास हुआ था वो 2011 में पास हुआ था, which was regarding e-waste management. So it was based on extended producer responsibility, ये शायद सभी लोग जानते होंगे what is extended producer responsibility, जहां पर जो प्रोड्यूसर है किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उसी की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसका प्रोडक्ट जब बिक जाए और वो यूज करे कस्टमर, उसके बाद वो पुराना हो जाए, उसके बाद जब वो नॉन यूजेबल हो जाए या मतलब क्या बोलते हैं डोरमेंट हो जाए, उसके बाद उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर से उसको वापस ले, रिसाइकल करे सेफ एनवायरनमेंट में और रिसाइकल करने के बाद दूसरा प्रोडक्ट बनाए या जो भी वो चाहता है उसका वो करे। तो ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है इस लॉ के अंदर कि वो ही ई वेस्ट या जो भी डोरमेंट इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल मटेरियल है उसको कंज्यूमर से वापस लेगा और लेने के बाद उसको रिसाइकल करेगा इन द सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है? Now, it has been mandatory for the leading multinational companies to set up electronic manufacturing facilities and R&D centers for hardware and software. तो इसके लिए इस पर्टिकुलर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ईपीआर है उसके लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और आर&डी सेंटर्स बनाने की बात की गई है और गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडियन कंपनीज जो ये सारा सामान बनाती है उनको बोला है कि आप अपने अपने जगहों पर आर&डी शुरू कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, किस तरह से आप वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। 2016 में जो रूल्स आए थे ई वेस्ट मैनेजमेंट के और 17 में इनैक्ट कर दिए गए थे। Had further strengthened the existing rules. The present rule has strengthened the extended producer responsibility, which is a global best practice to ensure the take back of end of life of product, ठीक है? एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स को वापस लेना, इसको और स्ट्रेंथन कर दिया गया है। इसमें सजाएं लगा दी गई हैं कि इसमें अगर आप नहीं करते हैं तो इस तरह की पनिशमेंट इसमें है। तो ईपीआर को और स्ट्रेंथन किया गया है बाय ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 व्हिच वाज एनैक्टेड इन 2017। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खास बात की गई है दैट इज प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, इलेक्ट्रिकल बनाने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने
खुद मिलकर अलोंग विद गवर्नमेंट उन्होंने एक पीआरओ बना लिया है। अभी ये पीआरओ क्या करेगा, ये उन सब की तरफ से, उन सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये पीआरओ कंज्यूमर से वो प्रोडक्ट जो आउट ऑफ लाइफ हो चुके हैं, जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, वो प्रोडक्ट्स को वापस लेगा और अब ये रिसाइकिल करेगा, ठीक है? तो कंपनीज़ ने मिलकर ये ऑर्गनाइज़ेशन बनाई है, ठीक है? तो ये जो प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी उसको पूरा करने के लिए दिस पीआरओ हैज़ बीन मेड, ठीक है? नेक्स्ट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, जो सीपीसीबी है, वो रैंडम सैंपलिंग करेगा, यानी कहीं से भी वो सैंपल उठा सकता है। जो भी रिसाइक्ल्ड मटेरियल है या फिर जो पुराना लाइफ हो चुकी है मटेरियल की, लाइफ खत्म हो चुकी है, उसका सैंपल उठाकर वो टेस्टिंग कर सकता है। तो सीपीसीबी को पावर दी गई है कि वो सैंपल उठाकर मार्केट से या कहीं से भी कंज्यूमर से या जो रिसाइकिल करने के लिए आया है सामान, उससे वो उठाकर सैंपल उसकी टेस्टिंग कर सकता है और मार्केट को मॉनिटर कर सकता है, ठीक है? तो वो देखेगा कि कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा है लॉज़ का ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। द कॉस्ट फॉर सैंपल एंड टेस्टिंग शैल बी बोर्न बाय द प्रोड्यूसर। तो जो कंपनीज़ के पास जो सीपीसीबी जाएगा और वहाँ से सैंपल उठाएगा, उसको टेस्ट करेगा, इसकी सारी कॉस्ट जो है, ये भी वो कंपनी बेयर करेगी। The random sampling shall be as per the guidelines of CPCB. जो भी सैम्पलिंग ये होगी रैंडम सैम्पलिंग, ये सीपीसीबी गाइडलाइन से होगी। The producer shall take corrective measures to bring the product into compliance and withdraw or recall the product from the market within the reasonable period as per the guidelines of CPCB। तो कुछ प्रोडक्ट अगर ऐसे लगते हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट नहीं है या फिर ई वेस्ट के जो नॉर्म्स है उसको कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में सीबीसीबी के ऑर्डर्स होंगे और उसको मार्केट से विथड्रॉ करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, और उसके बाद जो भी गाइडलाइंस हैं सीपीसीबी की उनको फॉलो करते हुए वापस से उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस वाज़ योर ई-वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने की ज़रूरत है इसमें आपको कि ई-वेस्ट में कौन-कौन से वेस्ट आते हैं, कौन-कौन से वेस्ट, हाँ, कुछ वेस्ट पता होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया बोरोन, कैडमियम वगैरह, तो लेड और जो है कैडमियम, तो ये सारे ई-वेस्ट थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, बट इसमें नॉर्म्स और रूल्स क्या हैं, वो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो उसके लिए ये 2 टॉपिक्स मैंने लिए थे, एनर्जी एफिशिएंसी एंड ई-वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। हाँ, गुड बाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।